Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विक्टोरियन एज। और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कराया था और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आपको मालूम ही है कि मैं आपको एजेस को इस तरह से करा रहा हूं कि ताकि आपका ब्रीफ में ही सब कुछ तैयार हो जाए, अच्छी तरह से आप उसको समझ लें। तो विक्टोरियन एज, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, विक्टोरियन को हमने तोड़ दिया विक्टोरिया से। तो ये जो एज है, दिस इज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। किसका एज है ये क्वीन विक्टोरिया का एज है। ध्यान रखना, विक्टोरियन एज जो है वो विक्टोरियन किसके नाम पर पड़ा, तो आपका आंसर होगा क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इस एज को विक्टोरियन एज के नाम से जाना गया। और दोस्तों ये जो एज था विक्टोरियन एज, इट स्टार्टेड इन 1830। 1830 में इस एज की स्टार्टिंग हुई थी। विक्टोरियन एज की जो स्टार्टिंग हुई थी किससे हुई थी, क्वीन विक्टोरिया के रूलिंग में आने से 1830 से इस एज की स्टार्ट हुआ था। मतलब ये जो एज है, इस एज की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी, 1830 से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों ये जो एज माना जाता है, ये एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस एज को हम एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये जो एज है, ये एज कैसा एज है, ये एज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का एज है। तो इस एज को एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखिए, क्वीन विक्टोरिया के नाम से पड़ा, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। और 1830 में जो था ये स्टार्ट हुआ। और क्वीन विक्टोरिया एक ऐसी क्वीन रही जो कि 18 साल की उम्र में ही, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने पूरे कार्य को संभाल लिया था और सबसे ज्यादा समय तक ये एक तरह से रूल करने वाली क्वीन बनी थी, क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव माइंड की लेडी थी। और दूसरी बात ये कि उनका रुझान जो था वो साहित्य की तरफ उनका भी काफी दिलचस्पी थी, काफी रुझान था। तो क्वीन विक्टोरिया का जो एज, ये विक्टोरियन एज कहलाया गया। इस एज को एज ऑफ पीस एंड एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से इस एज को हमने जाना। अब दोस्तों ये जो एज था, ये जो विक्टोरियन एज हमारा रहा, ये एज कैसा था, ये एज में बहुत सारे बदलाव थे, बहुत सारी सोशल चेंजिंग्स थी। जैसे कि मैंने आपको रोमांटिसिज्म में बताया था कि रोमांटिक एज जो स्टार्ट हुआ था वो रिएक्शन था जो रीजंस के खिलाफ, ठीक है, जो एक रीजंस के खिलाफ एक रिएक्शन लेकर आया था, एनलाइटमेंट ऑफ रीजंस के खिलाफ, वो रोमांटिक एज था। अब ये जब एक्सेसिव इमेजरी हो गई तो उसके पीछे जो एक रिएक्शन आया, किसके खिलाफ, जो रोमांटिक एज के खिलाफ, ये बना विक्टोरियन एज। इस एज को विक्टोरियन एज के नाम से जाना गया। दोस्तों तो ये जो एज था, जैसे कि मैंने आपको बताया 1830 में स्टार्ट हुआ, 1890 तक ये एज हमारा पूरा चला था, जो ये विक्टोरियन एज था। और किससे स्टार्ट हुआ, क्वीन विक्टोरिया से ये स्टार्ट हुआ था। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे दोस्तों, सोशल भी चेंजेस हुए, पॉलिटिकल भी चेंजेस हुए और लिटरेरी भी चेंजेस हुए। सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी चेंजेस, मतलब बहुत सारे बदलाव समाज में हमें देखने को मिल रहे थे। अब वो बदलाव क्या थे दोस्तों, ये जो बदलाव थे वो हर एस्पेक्ट्स पर बदलाव हो रहे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सोशल चेंजेस की। समाज में जो बदलाव आ रहे थे, समाज की जो सोच थी वो बदल रही थी। समाज में एक एजुकेशन की जो लहर थी वो दौड़ रही थी। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो तो अपने पीक पर ही था। और यही कारण है कि लोग जो थे वो बहुत ज्यादा एक तरह से मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ यहां भी मूव कर रहे थे। जो रोमांटिक एज था, रोमांटिक एज के कवियों ने काफी कोशिश की कि उनको इस चीज से मतलब हटाया जाए, कल्पना शक्ति की तरफ लिया जाए। लेकिन जो विक्टोरियन एज था, विक्टोरियन एज में भी वही दबदबा हमें देखने को मिला।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ रही थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा था, नई एजुकेशन आ रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही थी। और इसके अलावा जो ये एज था, ये एज एक्सपेरिमेंट्स और अचीवमेंट्स का एज बन रहा था। जो ये विक्टोरियन एज था, कैसा एज बन रहा था, ये सॉरी गाइस, ये एक एज बन रहा था अचीवमेंट्स का और एक्सपेरिमेंट्स का, एक ऐसा एज बन रहा था विक्टोरियन एज जो था। और क्वीन विक्टोरिया की बात करें दोस्तों, तो क्वीन विक्टोरिया क्या करती थी, क्वीन विक्टोरिया अपने समाज से जुड़ी हुई हर चीज में बड़ी दिलचस्पी दिखाती थी। और यही कारण था कि वो समाज से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो समाज से पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से समाज से जुड़ी हुई थी क्वीन विक्टोरिया। अब ये जो एज था दोस्तों, इस एज में बहुत कुछ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात थी, जैसे कि मैंने बताया, सोशल चेंजेस हो रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सोशल चेंजेस में सबसे मेन चीज क्या हो रही थी, ऐसा कौन सा सोशल चेंज हो रहा था? तो मैं बात कर रहा हूं फेमिनिस्टिक अप्रोच की। फेमिनिस्टिक अप्रोच, ये जो फेमिनिस्टिक अप्रोच थी, फेमिनिज्म थी, इसका भी बोलबाला हो रहा था। और इसके प्रति ये चीज हमें दिखाई पड़ रही थी कि समाज में कि स्त्रियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मतलब समाज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे पहुंच चुका है, तब भी स्त्रियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। दोस्तों जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि विमेन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। और मैंने कहा था कि हमें स्त्रियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अगर जो पीछे है भी तो उसका कारण पुरुष लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। तो वही चीज है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को भी पूरा राइट है कि वो पुरुषों की तरह ही आगे बढ़ें और अपने हर सपने को साकार कर सकें। और ऐसी ही आवाज जो दोस्तों इस एज में उठी, ये जो विक्टोरियन एज था, इस एज में ऐसी आवाज देखने को मिली। और स्पेशली टेनिसन की अगर जो हम बात करें, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, आपने नाम सुना ही होगा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज है। टेनिसन कौन है? विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस कवियों में से एक कवि है टेनिसन। और टेनिसन स्त्रियों की आवाज उठाते हुए क्या कहते हैं, मतलब एक कटाक्ष शो करते हैं और लोगों से क्या कहते हैं, मैन फॉर द फील्ड एंड वीमेन मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हेल्थ। कि मानव जो है, पुरुष तो किस चीज के लिए बना है? फील्ड्स के लिए बना है। और विमेन किस किस चीज के लिए? अंगीठी के लिए बनी है। मैन फॉर द स्वॉर्ड, पुरुष जो है वो तलवार चलाने के लिए बना है। पुरुष किसके लिए बना है? तलवार चलाने के लिए, यानी कि युद्ध के लिए बना है। एंड निडल शी, एंड फॉर द निडल शी, और सुई धागे के लिए क्या है? स्त्री है। तो कहने का मतलब ये है, वो समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्या पुरुषों का जो रोल है वो बाहर है और स्त्रियों का अंदर है? क्या स्त्रियां घर के कार्यों के लिए ही बनी है? क्या रोटियां सेकने के लिए स्त्रियां बनी है, या फिर कपड़े सीने के लिए ही स्त्रियां बनी है? मैन फॉर द हेड एंड वुमेन विद द हार्ट। मानव तो बना है हेड के लिए, मस्तिष्क के लिए, और विमेन केवल दिल से जुड़ी हुई है। मैन फॉर द कमांड, ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट वाली लाइन पर गौर करना। मैन फॉर द कमांड एंड वुमेन टू ओबे, कि पुरुष का जन्म आदेश देने के लिए हुआ है, ऑर्डर के लिए हुआ है, एंड वुमेन टू ओबे, और स्त्री का जन्म आज्ञा का पालन करने के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया है ऑल इज कंफ्यूजन। ये सभी क्या है? ऑल एल्स इज कंफ्यूजन, सभी भ्रम है। तो कुल मिलाकर ये क्रिटिसाइज किया है, समाज को यहां पर आलोचना की है। और किसने? टेनिसन ने। और ये क्या है? ये कहीं ना कहीं फेमिनिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा दिया है, फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है कि स्त्रियां जो है वो किसी से कम नहीं है। तो मैन फॉर द फील्ड एंड विमेन फॉर द हार्ट, उन्होंने कहा मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड विमेन एंड निडल फॉर द शी, कि मानव जो है वो तलवार के लिए, पुरुष तलवार के लिए, और स्त्री सुई धागे के लिए, और इसके अलावा मैन हेड के लिए और वुमेन हार्ट के लिए। तो ये बात उन्होंने कही थी टेनिसन ने। तो दोस्तों बहुत सारी बातें थी इसमें ऐसी, मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से जो सोशल बदलाव हो रहा था, ये समाज में चेंज आ रहा था। और एक बहुत बड़ा बदलाव हम इसको कह सकते हैं
कि इस तरह का एक बहुत बड़ा बदलाव हमें समाज में देखने को मिला। और ये जो बदलाव था दोस्तों, ये किस चीज का बदलाव था? ये बदलाव था समाज की बदलती सोच का बदलाव। जो हमारी जो सोच थी वो बदल रही थी, हम आगे बढ़ रहे थे और उसको, लेकिन फिर भी कुछ दायरों में ऐसा हो रहा था जहां पर स्त्रियों को वो स्थान नहीं दिया जा रहा था जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं। तो ये जो एज था, ये सोशल कह लीजिए, पॉलिटिकल कह लीजिए, लिटरेरी कह लीजिए, रिलीजियस कह लीजिए, टेक्नोलॉजिकल कह लीजिए, साइंटिफिक कह लीजिए, हर फील्ड में एक एडवांसमेंट का एक एज था, विक्टोरियन एज। ठीक है, ये जो एज था ये एक एडवांसमेंट का एज था। और सबसे बड़ी बात, अगर जो हम इसकी बात करें दोस्तों, ये जो एज था, इस एज में अगर जो हम जेनर्स की बात करें, कविता की बात करें, पोइट्री की बात करें, तो पोइट्री का एक फील्ड था ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग कंप्लीटली फ्लोरिश्ड कब हुए? ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो जॉन है, ये कंप्लीटली फ्लोरिश्ड कब हुई? तो आपका आंसर होगा इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग को पॉपुलैरिटी मिली। कब मिली? विक्टोरियन एज में मिली ड्रामेटिक मोनोलॉग को जो पॉपुलैरिटी मिली। आप रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर लीजिए, आप टेनिसन की ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर लीजिए, आप मैथ्यू आर्नोल्ड की ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली वो इसी एज में मिली, यानी कि विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। अब दोस्तों इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो देखने को मिलता है रियलिज्म और दूसरा नेचुरलिज्म। रियलिज्म वर्सेस नेचुरलिज्म की बात हम कर लेते हैं। जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म देखने को मिला, रियलिज्म क्या? द फैक्ट ऑफ सोसाइटीज, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो साइंटिफिक जो भी चेंजेस हो रहे थे वो इस एज के वर्क्स में, वेदर पोएट्री और नॉवेल्स, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में वो रियलिटी देखने को मिली। दूसरा नेचुरलिज्म, ये प्रकृति की तरफ लगाव अभी भी था, प्रकृति की तरफ अटैचमेंट अभी भी था, लेकिन डिफरेंस था दोस्तों। अब ये वैसा नहीं था जैसा रोमांटिक एज में था। रोमांटिक एज में क्या था? रोमांटिक एज में एक्सेस ऑफ इमेजरी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इमेजिनेशन जो थी वो पूरी तरह से डोमिनेटेड थी। इमेजिनेशन पावर, जो इमेजरी पावर थी, वो पूरी तरह से डोमिनेटेड पावर के रूप में दिखाई पड़ी रोमांटिक एज में। लेकिन ये जो एज रहा हमारा, ये जो एज रहा, जो विक्टोरियन एज है, इसमें नेचुरलिज्म देखने को मिला। और नेचुरलिज्म मतलब जो प्रकृति है एज इट इज, उसको हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। उसको ज्यादा हमने हाइपरबोल का यूज नहीं किया, ना ज्यादा उसमें कल्पना शक्ति की उड़ान भरी। केवल और केवल प्रकृति को एक एसोसिएटेड पार्ट के रूप में कविता में यूज किया गया, एक कंपनी के रूप में कविता में यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रकृति का वर्णन की बात करें तो हमें प्रकृति का वर्णन वहां देखने को मिलता है, जैसे डॉवर बीच पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की। उसमें जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं? डॉवर बीच पोएम में पॉइंट ये कहते हैं, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली, कि आस्था का जो समुद्र था पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज मैं केवल और केवल इसका दर्द सुनता हूं। यही तो बात वो कहते हैं। और इसके अलावा जब स्टार्टिंग में आप देखते हैं पोएम को, तो स्टार्टिंग में आता है, कम टू द डार्लिंग विंडो द मून लाइट सो फेयर, कि खिड़की पर आओ और देखो चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। द सी इज काम टू नाइट, और समुद्र बिल्कुल शांत है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे में जोड़ा गया है। मतलब प्रकृति को एक एसोसिएटेड पार्ट में उसमें जोड़ा गया है, एक एसेंशियल, मतलब एक साथ में उसका पार्ट लगा दिया है प्रकृति को। तो उस तरह से दिखाया गया है एज इट इज, जैसी वो है उस रूप में प्रकृति को दर्शाया गया है, जैसी प्रकृति है। जस्ट एक्सक्यूज मी, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ये तो मैंने बंद ही रखा है।
तो जो नेचुरलिज्म है मतलब प्रकृति को उस रूप में दिखाया गया, एक एसोसिएटेड पार्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रकृति को इसमें दर्शाया गया, एक जुड़ा हुआ हिस्सा जो था वो प्रकृति बनी। और जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दिया प्रकृति का, तो उस तरह से प्रकृति को दर्शाया गया। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, देखो प्रकृति को कैसे चीजों के साथ जोड़ा गया, कैसे थीम के साथ जोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल एक पोएम है, टेनिसन की पोएम है जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पोएम का नाम है दोस्तों ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये ब्रेक 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 पोएम जो है किसकी लिखी हुई है? पहला क्वेश्चन तो यही बना आपका कि ये टेनिसन की लिखी हुई पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कैसी पोएम है? आपका आंसर होगा एलेजी है। एलेजी में फिर तीसरा क्वेश्चन भी बनता है कि किस प्रकार की एलेजी है? आपका आंसर होगा पर्सनल एलेजी है, ठीक है ना, पर्सनल एलेजी है। अब ये जो पोएम है ये किस, चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है ब्रेक 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 पोएम, और एक पोएम इनकी इन मेमोरियम। तो ये जो पोएम है किसकी मेमोरी में लिखी गई? तो आपका आंसर होगा आर्थर हेनरी हेलम। ये पोएट के फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम जो कवि के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनकी मृत्यु पर यह कविता लिखी गई ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जो ये पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसकी डेथ पर लिखी गई? आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखी गई ये कविता ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 जो पोएम है किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखी गई थी ब्रेक 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 पोएम। और इसमें जो पोएट है वो सैड होते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि नेचुरलिज्म कहां से आता है, प्रकृति का जो हिस्सा है किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो उस पोएम की स्टार्टिंग आप सुनना ध्यान से कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पोएट है वो ब्रिस्टल चैनल पर जाता है, ब्रिस्टल चैनल पर जाता है और देखता है लहरों को, और वो जो लहरें होती हैं वो सलेटी कलर के पत्थरों से टकरा रही होती हैं, और जब वो उनसे टकरा रही होती हैं तो कवि को अच्छा लगता है। दोस्तों बिल्कुल ठीक उसी तरह जब हम कभी दुखी होते हैं, हमारा मन कभी दुखी होता है, तो हम ये नहीं चाहते कि सामने वाला खुश रहे, सामने वाला खुश हो। तो उस समय दूसरे को दुखी देखकर हम सेटिस्फाइड से हो जाते हैं, लेकिन अगर जो सामने वाला खुश हो और हम दुखी हैं तो मन दुखी हो जाता है। तो वही चीज है, वो लहरों को देखता है। प्रकृति का देखो किस प्रकार से साथ दिया, किस प्रकार से प्रकृति को मतलब यूज किया गया है। तो वो क्या कहता है? ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इन सलेटी कलर के पत्थरों को तोड़ डालो, और जब तुम ऐसा करोगी तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरे मन में विचार हैं मैं उनको व्यक्त कर पाऊंगा, मैं उनको एक्सप्रेस कर पाऊंगा जो मेरे मन में विचार है। और विचार किस चीज के हैं? अपने दोस्त के बारे में विचार है दोस्तों। तो कहता है मैं उनको व्यक्त कर पाऊंगा। और फिर क्या कहता है? ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर्स लेट दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे। कितना भाग्यशाली है वो मछुआरे का लड़का जो कि अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। कितना भाग्यशाली है वो नाविक का लड़का जो कि नाव में गाना गा रहा है। मतलब दे बोथ आर हैप्पी। दिस इज ऑल्सो द सीन फ्रॉम नेचर। तो वो सभी खुश हैं, लेकिन पोएट जो है वो दुखी है। अब दूसरों को खुश देखकर कवि और ज्यादा दुखी हो जाता है, कहता है ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, पूरी तरह से इसको तोड़ डालो। तो ये दोस्तों ये कॉम्बिनेशन होता है नेचर को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं कि विक्टोरियन एज वालों ने नेचर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं, नेग्लेक्ट नहीं किया। नेचर को एसोसिएटेड रूप में उन्होंने लिया, एक एसेंशियल पार्ट के रूप में लिया, लेकिन हायर इमेजरी या एक्सेस ऑफ इमेजरी का यूज नहीं किया गया। इस एज में ये जो विक्टोरियन एज था दोस्तों, विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज का एक दूसरा पार्ट आता है प्री रैफलेट्स पोएट्री के रूप में।
प्री रेफलेट्स पोइट्स और पोएट्री के रूप में इसका पार्ट आता है प्री रेफलेट्स पोएट्री। अब प्री रेफलेट्स पोएट्री ऐसे जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो सिंप्लिसिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और सिंप्लिसिटी आप जानते हैं कि सिंप्लिसिटी रोमांटिसिज्म का भी पार्ट रही थी। बट यहां पर थोड़ा सा जोन चेंज है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं। तो सिंप्लिसिटी बिल्कुल डायरेक्ट वे में थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। विक्टोरियन एज के जो कवि थे या राइटर्स थे वो सीधी बात कहते थे, और उनकी सीधी बात में क्रिटिसाइज भी हुआ करता था। मतलब बात तो वो कह रहे हैं लेकिन बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं वो आलोचना भी कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सोसाइटी को, समाज को, समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को। तो वो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता था इस एज में। तो ये प्री रेफलेक्स पोएट्री जो थी ये किससे इंस्पायर्ड थी? सिंप्लिसिटी से, डायरेक्टनेस से ये इंस्पायर्ड थी। और जब बात रेफलेक्स पोएट्री की आती है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि क्रिस्टियाना रोसेटी और दांते गैब्रियल रोसेटी, इनका नाम आपने सुना ही होगा। तो ये जो हमारा विक्टोरियन एज रहा, ठीक है, ये एज जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एज में क्या था? इस एज में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक सभी चेंजेस जो हो रहे थे, और स्त्रियों की आवाजों को भी उठाया गया, ऑप्टिमिज्म के बारे में दर्शाया गया, आशावादी विचारधाराएं बहुत ज्यादा पनप रही थी, जो आशावादी विचारधाराएं थी। और कहीं ना कहीं चाहे वो पर्सनल लेमेंट हो दोस्तों, चाहे वो इम्पर्सनल लेमेंट हो, वो आशा की किरण हमें हर जगह दिखाई पड़ रही थी। एक छोटा सा एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। एक पोयम है, ये पोयम है प्रॉस्पिकी। प्रॉस्पिकी जो पोयम है इसका मतलब क्या होता है? प्रॉस्पिकी का मतलब होता है एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना। एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि प्रॉस्पिकी, प्रॉस्पाइस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड है, आगे की तरफ देखना। और ये जो पोएम है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी लिखी हुई पोएम है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। जो ये प्रॉस्पाइस पोएम है किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम क्या था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम था। और उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु इनसे पहले हो गई थी। अब दोस्तों दो तरह की डेथ होती है, एक तो डेथ होती है इजी डेथ, और एक होती है बहुत टफ डेथ, डिफिकल्ट डेथ। कौन चाहता है डिफिकल्ट डेथ? आई थिंक नो वन, कोई भी डिफिकल्ट डेथ नहीं चाहता, लेकिन इजी मृत्यु सब चाहते हैं। इजी मृत्यु क्या होती है? इजी डेथ ये होती है कि कोई व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते मर गया, पता भी नहीं चला, उसकी डेथ हो गई, इजी डेथ है। 1 मिनट में हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया, इजी डेथ है। वो एक पल का पेन होता है, बट वो भी इजी माना जाएगा, वो भी इजी है। लेकिन जब इंसान कोई तड़प तड़प के मरता है, जिसको बोलते हैं कीड़े पड़ के मरना, वो होती है दोस्तों डिफिकल्ट डेथ, बहुत कठिन मृत्यु, जहां पर जितनी भी सफरिंग्स हैं उनका वो सामना करता है, वो होती है डिफिकल्ट डेथ। तो जो पॉइंट है वो भी मतलब जो पॉइंट है वो मरना चाहता है, मृत्यु को गले लगाना चाहता है। लेकिन मृत्यु को कैसे गले लगाना चाहता है? वो मृत्यु को वो कठिनाइयों से गुजरकर गले लगाना चाहता है। और जब मृत्यु आती है तो आप जानते हैं कि कैसा माहौल होता है। जब मृत्यु आती है तो सांसें बहुत धीमी पड़ जाती हैं, लंबी लंबी सांसें आने लगती हैं। इसके साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, गले में घुटन सी होने लगती है, और ऐसा लगने लगता है जैसे कि मानो समय नजदीक हो, अब बस कोई नहीं रोक सकता, ऐसा माहौल हो जाता है। मृत्यु बताकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो वो अपना एहसास जरूर लेकर आती है।
और वो एहसास घुटन का एहसास होता है, वो एहसास उस अंधेरे का एहसास होता है जिसको मरने वाला व्यक्ति ही फील कर सकता है। तो वो जो पॉइंट है, हर सिम्पटम को, मृत्यु के हर तत्व को महसूस करना चाहता है। He wants to feel each and every atom of the death. हर चीज को महसूस करना चाहता है, वो उस घुटन को महसूस करना चाहता है, उस अंधकार को महसूस करना चाहता है, और जिस प्रकार से जब प्राण निकलते हैं वो जो दर्द होता है उसको महसूस करना चाहता है, हर चीज को वो महसूस करना चाहता है। लेकिन इतना महसूस क्यों करना चाहता है भाई? इतनी बुरी मृत्यु क्यों मरना चाहता है ये? मतलब कष्ट सह के मरना चाहता है, बीमारी को गले लगा के मरना चाहता है, और जीवन के हर कष्ट को अपने गले से लगाकर वो मरना चाहता है। बट उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण है कि वो मरने के बाद में किससे मिलेगा? अपनी पत्नी से मिलेगा। अगर जो वो यूं ही चला गया इजी डेथ लेकर, तो उसकी पत्नी कहेगी कि तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो संघर्ष भी करना जानते हैं, और वो वही बात अपनी वाइफ को प्रूफ करना चाहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, आऊंगा तो सही लेकिन मृत्यु को सहकर आऊंगा। और वो ये कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं, एक युद्ध और सही। तभी तो वो लाइन्स बोलता है, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। और वैसे भी अगर आप अपनी लाइफ में भी इन पंक्तियों को उतार देते हैं तो मैं कहता हूं कि आप कभी असफलता प्राप्त नहीं करेंगे। अगर जो असफलता का ख्याल भी अगर जो मन में आए तो इन पंक्तियों को गुनगुना लेना। आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूं, एक युद्ध और लड़ूंगा जो कि मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। और वो युद्ध वो किससे लड़ना चाहता है? वो मृत्यु से लड़ना चाहता है। और हम जीवन में अपने युद्ध लड़ते ही रहते हैं, तो हमेशा एक योद्धा की तरह हमें जीना चाहिए। तो वो यही बात कहता है, और जब मैं ऐसा करूंगा और जब मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा तो वो मुझे गले से लगा लेगी, ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। तो दोस्तों ये जो पोएम है प्रोस्पेक्स, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। तो कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मकता वो हमें दिखाई पड़ी। और इसके अलावा ये जो एज था विक्टोरियन एज कहीं ना कहीं जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस थी, ओल्ड वैल्यूज थी, क्लासिसिज्म था, उससे भी कहीं ना कहीं इंपैक्टेड था, कहीं ना कहीं प्रभावित था ये एज। और यही कारण है कि a number of old examples, old literature examples, classical examples are found in the poetry of Victorian age. वो विक्टोरियन एज की कविताओं में उन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं, वो झलक आपको दिखाई पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो इटली का मूर्तिकार है दोस्तों, उसका एक डिस्क्रिप्शन आता है। ये क्वेश्चन याद रखना, फ्रा पेंडोल्फ कौन था? फ्रा पेंडोल्फ इटालियन स्कल्पटर था, इटली का मूर्तिकार था। एक पोएम है जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माय लास्ट डचेस किसके द्वारा लिखी गई पोएम है? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। किसने लिखी है माय लास्ट डचेस? माय लास्ट डचेस भी पोएम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई पोएम है माय लास्ट डचेस। डचेस का मतलब होता है वाइफ, रानी और पत्नी को डचेस कहा जाता है। और ये जो पोएम है, क्वेश्चन इसमें एक और मैं बता देता हूं, इस पोएम का सेंट्रल स्पीकर कौन है? दोस्तों इस पोएम का सेंट्रल स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरेरा, यानी कि फेरेरा का जो ड्यूक है वो सेंट्रल स्पीकर है माय लास्ट डचेस का। और ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है उनके लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने एक मंत्री को भेजा है अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल लेकर ड्यूक के लिए। तो ड्यूक जो है, ड्यूक के पास प्रपोजल जाता है,
ड्यूक उस प्रपोजल को एक्सेप्ट ही कर लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ड्यूक ने पहले भी ऑलरेडी शादी की हुई है और वो अभी भी कर लेगा, लेकिन वो कुछ बताना चाहता है उस मैसेंजर को। क्या बताना चाहता है? वो कहता है दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो ये कहता है दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल। वो मेरी पिछली पत्नी है जो कि दीवार पर टंगी हुई है, मतलब उसकी तस्वीर टंगी हुई है, उसके लिए कहता है जो दीवार पर टंगी हुई है और ऐसी लग रही है जैसे मानो वो जीवित हो। अब जीवित के प्रति वो यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए कहता है फ्रा पेंडोल्फ मेड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ ने इसको 24 घंटे में तैयार किया था और यही कारण है कि वो वहां पर अब दिखाई पड़ रही है, वहां पर टंगी हुई है जो मेरी पत्नी है। मतलब वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है, बहुत सारी बातें वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है। दोस्तों ये जो पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कैसी पोएम है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है और बहुत सारी चीजें वो कहता है कि सर शी शैल हर्ट, हाउ कैन आई से। श्रीमान उसका एक हृदय था, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। वो ये कहता है कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता तो वो उसकी तुलना छिपते हुए सूरज से कर देती, और अगर जो कोई पड़ोसी उसके लिए चेरी का फ्लावर भी लेकर आता तो वो खुश हो जाती। मेरे 900 साल पुराना वंश, 900 इयर्स ओल्ड जो उसका वंश था, तो वो कहता है कि मेरा जो ये जनरेशन है जो 900 साल पुरानी चली आ रही है, और इसकी तुलना वो किसी भी व्यक्ति के उपहार से कर देती है, साधारण उपहार से। मतलब मेरी नाम की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कहता है एक बात श्रीमान मुझे उसकी अच्छी लगती थी, ओ सर शी स्माइल्ड व्हेनेवर आई पास टू हर। श्रीमान जब भी मैं उसके पास से होकर गुजरता था तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा जाती थी। बट हुएवर गिव द सेम स्माइल। लेकिन मेरे अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी गुजरता था ना तो श्रीमान उसको भी ऐसी ही मुस्कुराहट मिलती थी मेरी पत्नी से। वो बात ये कहना चाहता है। और फिर वो कहता है एंड देन आई गेव कमांड, फिर मैंने कमांड दे दिया, मैंने आदेश दे दिया, एंड ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और सारी मुस्कुराहट एक साथ रुक गई, एंड देयर शी स्टैंड्स, और आज वो वहां पर टंगी हुई है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर ड्यूक ने क्या किया? अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, उसको मरवा दिया। बहुत सारी चीजें थी उसको जो अच्छी नहीं लगी ड्यूक को उसकी, कि वो राजाओं की तरह एक्टिंग करती थी, वो रानियों की तरह, मतलब वो देखती थी मैं घोड़े पर चलता हूं तो उसने भी खच्चर मंगा लिया था और पूरे छज्जे पर उस पर बैठकर घुमा करती थी। बहुत सारी आदतें थी उसकी जो ड्यूक को नहीं अच्छी लगी, और यही कारण तो उसने कमांड दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बात ये मैसेंजर को बताना चाहता है कि मुझे इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये चीजें बता देना चाहता हूं कि रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो ये माय लास्ट रसेस जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, ठीक है, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ज्यादा लिखी गई। यूलिसिस की बात करें टेनिसन की, तो यूलिसिस एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती है जो पोएम है यूलिसिस, और उसमें पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ को दर्शाया गया कि जो एडवेंचर होती हैं, जो जीवन होता है, जीवन कभी समाप्त नहीं होने वाला। मतलब अगर जो हम ये सोच रहे हैं कि जीवन का, सॉरी मैं गलत बोल गया, जीवन का एडवेंचर कभी समाप्त नहीं होने वाला, अगर जो हम ये सोच रहे हैं कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर शायद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मेन चीज है जो यूलिसिस कहता है। यूलिसिस क्या है? यूलिसिस जैसे कि आप जानते हैं इथाका ग्रीक का राजा था यूलिसिस, और ट्रोजन वॉर जो कि ग्रीक ट्रॉय के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो उसका एक हीरो भी रहा था यूलिसिस। लेकिन यूलिसिस पोएम में यूलिसिस बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, और बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है फिर भी वो साहसिक यात्राओं पर जाना चाहता है, और वो अपने स्थान पर नहीं रुकना चाहता। वो कहता है फॉर लिटिल प्रॉफिट्स लाइक एन आइडल किंग, कि एक निठल्ले राजा की तरह थोड़े से लाभ के लिए एक अंगीठी के मध्य एंड मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, और बूढ़ी स्त्री के साथ नहीं, मैं नहीं रह सकता, मुझे तो जाना है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। और दोस्तों इसमें एक लाइन आती है, बहुत पॉजिटिव लाइन है, और
ये हमारी लाइफ पे भी अप्लाई होती है। आई विल ड्रिंक द लाइफ टू लेस, आई विल ड्रिंक द लाइफ टू लेस, मैं तो जिंदगी को पीऊंगा, जिंदगी का पान करूंगा, कब? टू द लेस, लेस तक, जब तक जीवन खत्म नहीं हो जाता, यानी कि मृत्यु तक मैं जीवन का आनंद लूंगा। आई विल ड्रिंक टू द लाइफ टू द लेस, यही हकीकत है दोस्तों। वी मस्ट ड्रिंक द लाइफ टू द लेस, मृत्यु तक हमें इस जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने ये जीवन दिया है, ये जिंदगी दी है, तो उसका हमें आनंद लेना चाहिए। ये लाइन किस में आती है? यूलिसिस के द्वारा, बहुत पॉजिटिव लाइन है जो पॉजिटिव बोली गई है, पॉजिटिविटी को दर्शाती है। और टेनिसन की पोएम है यूलिसिस, तो उसमें, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो उसमें यूलिसिस बोलता है आई विल ड्रिंक द लाइफ टू द लेस, कि मैं जीवन का मृत्यु तक आनंद लूंगा। लाइफ प्लाइड ऑन लाइफ इज टू लिटिल एंड वन लिटिल रिमेन्स एवरी आवर्स टू बी सेव, जीवन के बाद जीवन भी मिले ना तो मेरे लिए बहुत कम होगा, और छोटी सी जिंदगी बची है तो उसका हर क्षण मुझे बचाकर चलना है, हर क्षण मुझे निकाल कर चलना है उस जिंदगी का। वो ये बात यहां पर कहता है कि हर पल मैं निकाल कर चलूंगा, तभी मैं जीवन को आगे जी पाऊंगा। सबमिट टू बी अटेन्ड, शिखर की प्राप्ति करनी है, नॉट टू यील्ड, समर्पण नहीं करना है। दोस्तों, अगर जो हम भी यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखें लाइफ में कि शिखर की प्राप्ति करनी है, समर्पण नहीं करना है, तो शायद ही हमें सफलता मिले। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड भरा हुआ था विक्टोरियन एज के राइटर्स में। और विक्टोरियन यानी विक्ट्री, विजय, सोचिए। और विजय कब आती है? विजय तब आती है जब हम सकारात्मकता से भरे होते हैं, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे होते हैं। तो चाहे कोई भी राइटर्स रहे इस एज के, चाहे वो जीएम हॉपकिंस थे, चाहे वो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन थे, चाहे वो मैथ्यू अर्नोल्ड थे, चाहे वो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, चाहे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थे, सभी के सभी में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइफ हमें देखने को मिलता है। वो एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है, प्रकृति के प्रति और समाज के प्रति एक एटीट्यूड हमें इस एज के वर्क में देखने को मिलता है। अगर जो हम इनकी बात करें, टेनिसन की बात करें दोस्तों, तो टेनिसन एक मोस्ट फेमस पॉइट है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइट भी जाने जाते हैं विक्टोरियन एज के ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और टेनिसन के बारे में यह पूछा जाता है इन मेमोरियम किसकी पोएम है? आपका आंसर होगा टेनिसन, ठीक है ना। इन मेमोरियम किसकी पोएम है? टेनिसन। ब्रेक 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 किसकी पोएम है? टेनिसन की पोएम है। द आइडल्स ऑफ द किंग्स किसका वर्क है? टेनिसन का वर्क है। जो आइडल्स ऑफ द किंग है किसका वर्क है? ये टेनिसन का वर्क है। तो इतना आप टेनिसन के बारे में याद रख लीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी जीवन को के फेजेस को दर्शाया, लाइफ को दर्शाया अपनी पोएम्स में, जो मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम्स है। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने केवल और केवल सोशल एस्पेक्ट को ही नहीं रखा, बल्कि एज ए क्रिटिक भी मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत उभर कर आए विक्टोरियन एज में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का इनमें से कौन सा क्रिटिकल वर्क है? तो आपका आंसर होगा एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? आपका आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड का। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो क्रिटिकल वर्क है वो कौन सा है? एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड का ऑन ट्रांसलेशन होमर, ऑन ट्रांसलेशन होमर जो है ये भी, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत फेमस क्रिटिकल वर्क है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। लिटरेचर एंड डॉगमा, लिटरेचर एंड डॉगमा जो है वो भी मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस वर्क माना जाता है। तो दोस्तों, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म ये इनका फेमस वर्क है। ट्रांसलेटिंग ऑन होमर ये इनका फेमस वर्क है। लिटरेचर एंड डॉगमा ये भी इनका फेमस वर्क है। और कैसे फेमस वर्क है? क्रिटिकल फेमस वर्क है जो मैथ्यू अर्नोल्ड का है ये। इसके अलावा रग्बी चैपल आपने सुना होगा, डावर बीच आपने सुनी होगी। डावर बीच जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत मोस्ट फेमस पोएम हम कहेंगे, और जो कि एक एलेजी है। डावर बीच किस चीज को दर्शाती है उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
डॉवर बीच दर्शाती है लॉस ऑफ फेथ को, लॉस ऑफ रिलीजन को, लॉस ऑफ नेचर को, और इसके साथ साथ लॉस ऑफ लव को। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं डॉवर बीच के लेकर, जो अलग अलग डिवीजन में बटी हुई है। अब ये लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजन, लॉस ऑफ नेचर, लॉस ऑफ लव की बात कहां से आती है? दोस्तों, जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो अपनी पत्नी के साथ, इनकी वाइफ का नाम था लूसी विटमैन। मैथ्यू अर्नोल्ड की वाइफ का नाम क्या था? लूसी विटमैन। तो अपनी पत्नी के साथ ये घूमने गए थे, और जिस स्थान पर ये घूमने गए थे उस स्थान का नाम था डॉवर। तो डॉवर नामक प्लेस पर ये घूमने गए थे, और जब ये घूमने गए थे तो वहां पर उन्होंने ये दृश्य देखा था। ये इनका होटल था, ये होटल की खिड़की है, यहाँ पर ये मैथ्यू अर्नोल्ड है, ये इनकी पत्नी है, और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो शीशे मतलब खिड़की से झांक रहे थे और ये दृश्य उन्होंने देखा। और अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, द सी इज काम टुनाइट, की आज की रात समुद्र बहुत शांत है, ठीक है ना, जो मून लाइज फुल पेयर, और जो चंद्रमा है बड़ा सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है समुद्र में। तो अपनी जो पत्नी है उनको खिड़की पर बुलाते हैं और वो दृश्य देखने के लिए कहते हैं। और फिर लेकिन अचानक से इन लहरों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, और ये जो आवाज थी किस चीज की थी? ये एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन लाइफ था। कहने का मतलब मानव जीवन का उतार चढ़ाव की आवाज उन्होंने इन लहरों में सुनी। और वही कहते हैं सोफोक्लीज लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन एजियन। सोफोक्लीज जो कि एक दार्शनिक हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि क्लासिसिज्म से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, जो इस एज के कवि थे। जैसे कि अभी मैंने फ्रा पेंडोल्फ का जिक्र किया, इससे पहले अभी ये सोफोक्लीज का जिक्र किया, तो ये सभी क्लासिसिज्म से इम्पैक्ट था। तो वो इन लहरों को देखते हैं। लहरें क्या दिखाई पड़ती हैं? घटती हुई दिखाई पड़ती हैं, कि लहरें घट रही थी। अब लहरें घट रही हैं तो इसका मतलब समुद्र घट रहा है, और समुद्र घट रहा है तो क्या हो रहा है? प्रकृति का ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ नेचर हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो समुद्र था ना दोस्तों, ये पहले आस्था का प्रतीक था, लेकिन अब आस्था तो रही नहीं, लॉस ऑफ फेथ हो गया। तभी तो कहते हैं द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली। आस्था का समुद्र पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मैं केवल और केवल इसका दर्द सुनता हूं, इसका दर्द मुझे सुनाई पड़ता है। धर्म कम हो गया, प्रकृति कम हो गई। अब उसको लगता है कवि को कि कहीं ये जो प्यार है, मैं अपनी पत्नी के साथ यहां पर आया हूं लूसी विटमैन के साथ, कहीं इसके प्रति मेरा प्यार कम ना हो जाए, या इसका मेरे प्रति प्रेम कम ना हो जाए। तब वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लाइन्स बोलते हैं, और क्या कहते हैं? ओ लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो न्यू हैथ रियली नॉर जॉय, नॉर ग्रेटिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर मी। वो यही बात कहते हैं कि ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कि हे प्रिय, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा होना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्ड बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये जो दुनिया हमारे सामने लगती है ना, ये स्वप्न लगता है, स्वप्नों का देश है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, ना यहाँ पर कोई जॉय है, ना कोई आभार की भावना है। अगर जो कोई दर्द से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए कोई मदद की भी भावना यहां पर नहीं है। ऐसी ये दुनिया है, ऐसा एक संसार है। ये मैसेज में देना चाहते हैं। अब दोस्तों एक इनकी पोएम आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रग्बी चैपल। पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, रग्बी चैपल किसकी पोएम है? आपका आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड। किसकी पोएम है ये? अर्नोल्ड की पोएम है, मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है रग्बी चैपल। अब रग्बी चैपल, ये रग्बी क्या है? रग्बी इज द नेम ऑफ अ स्कूल, ये एक स्कूल का नाम है, और इस स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो थे डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। अब ये डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड कौन थे? ये डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड जो थे ये मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थे। कौन थे डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड? डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड
मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थे। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर का नाम क्या था? मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर का नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। क्या नाम था? डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। और ये रग्बी के प्रिंसिपल थे। और ये जो पोएम है कितने वर्ष बाद लिखी फादर की डेथ के? तो आपका आंसर होगा 15 ईयर्स ऑफ हिज फादर्स डेथ। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के 15 साल बाद ये कविता लिखी जिसका नाम था रग्बी चैपल। और दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनल एलेजी। एक पर्सनल एलेजी है, लेमेंट ऑन द लॉस ऑफ हिज फादर। अपने फादर की मृत्यु पर विलाप था। इन्होंने अपने फादर की मृत्यु पर एक तरह से ये विलाप करा, तो वो हमें इसमें इनका देखने को मिला। तो दोस्तों ये अगर जो हम बात करें इस एज में, जैसे ये पॉइंट्स जैसे टेनिसन की हमने बात करी, और इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड की बात की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात की, इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें नॉवलिस्ट में चार्ल्स डिकेंस हमारे पास आते हैं। चार्ल्स डिकेंस का आपने पढ़ा होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड, जो मोस्ट फेमस इनका नॉवेल्स है, ऑटोबायोग्राफिकल टच है, जो डेविड कॉपरफील्ड है, वो बहुत अच्छा एक उपन्यास है डिकेंस का। इसके अलावा जॉर्ज एलियट, मिल ऑन द फ्लस, एक ब्रदर सिस्टर की कहानी मिल ऑन द फ्लस जो है, ये बहुत अच्छा एक फिक्शन है। किसका? जॉर्ज एलियट का। जॉर्ज एलियट भी इसी एज के ही नॉवलिस्ट में आते हैं। इसके अलावा थॉमस हार्डी। हार्डी की बात करें दोस्तों तो हार्डी पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हार्डी का फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और दूसरी चीज हार्डी का ध्यान रख लेना रीजनल, क्योंकि हार्डी जो है रीजनल नॉवलिस्ट है। और हार्डी का रीजन क्या है? हार्डी का रीजन है वेसेक्स। ये हार्डी का रीजन है। हार्डी का जो क्षेत्र है वो क्या है? वो वेसेक्स है। हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट है, रीजनल उपन्यासकार है, क्षेत्रीय उपन्यासकार है। और हार्डी का जो रीजन है वो क्या है? वेसेक्स है। वेसेक्स के बारे में, वहाँ के लोगों का तौर तरीका, वहाँ की स्टाइल, सब कुछ, मतलब फ्रॉम दी वेरी लोअर लेवल टू दी अपर लेवल, हर चीज के बारे में थॉमस हार्डी लिखते हैं। और हार्डी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है। यहां पर बात उल्टी पड़ जाती है दोस्तों। यहां पर हम बात करेंगे पेसिमिस्टिक की। जो हार्डी हैं वो निराशावादी हैं। हार्डी के उपन्यासों में एक निराशा की झलक देखने को मिलेगी। उनका हीरो हो या हीरोइन हो, वो हमेशा एक डाउन, मतलब उसका देखने को मिलेगा, डिक्लाइन ऑफ फेथ उसका देखने को मिलेगा हमें। और फॉर एग्जाम्पल आप देखिए थॉमस हार्डी का द रिटर्न ऑफ नेटिव आप देख लीजिए। रिटर्न ऑफ नेटिव में यूस्टेशिया के साथ क्या होता है वो आपको पता ही है। और इसके अलावा आप मेयर ऑफ कैस्टरविच देखिए। मेयर ऑफ कैस्टरविच जो है, मेयर ऑफ कैस्टरविच में जो माइकल हेंचार्ड का कैरेक्टर है, जो कि घास काटने वाला होता है, बाद में चलकर मेयर बन जाता है, लेकिन किस प्रकार से उसके जीवन का एक बुरा अंत होता है, निराशा से भरा हुआ अंत होता है। टेस ऑफ द डर्बरवाइल्स की बात ले लीजिए। टेस जो कि एक प्योर वुमेन कही गई है, किस प्रकार से उसका एलिक के साथ सेड्यूस होता है और किस प्रकार से एलिक उसका नाजायज फायदा उठाता है, और अंत में इस मृत्यु को किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो भी एक निराशा का ही प्रतीक है। तो दोस्तों इनके उपन्यासों में वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच भी हमें देखने को मिलती है। जो हार्डी के उपन्यास है हमारे, उसमें एक इस प्रकार की अप्रोच हमें देखने को मिलती है। अब ये जो कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एज रहा विक्टोरियन एज, चाहे वो हम चार्ल्स ब्रॉन्टी की बात करें, चाहे हम क्या कहते हैं हम चार्ल्स डिकेंस की बात करें, चाहे हम थॉमस हार्डी की बात करें, चाहे हम बात करें टेनिसन की बात करें, या रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें, और ब्रॉन्टीज की बात करें, और रोसेटीज की बात करें, तो सभी में हमें एक सोशल एस्पेक्ट्स जो है समाज का वो दिखाई पड़ता है। एक बदलते हुए समाज की तस्वीर दिखाई पड़ती है, रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कहीं ना कहीं किससे जोड़ा गया है? कहीं ना कहीं उसको एक रियलिज्म से के साथ साथ एक लाइट ऑफ इमेजरी से उसको जोड़ा गया है। लेकिन इमेजिनेशन वैसी नहीं है जैसे कि रोमांटिक एज की इमेजिनेशन थी। उस इमेजिनेशन को इसमें पार्ट नहीं किया गया है, केवल उसको एक एसोसिएट के रूप में इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये था विक्टोरियन एज।
और रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज के भी मैं जल्दी से ही आपको जो फेमस वर्क्स हैं, राइटर्स हैं, उनका पीडीएफ या इमेज में आपको सेंड कर दूंगा। काफी तो मैंने आपको बता ही दिया है आज, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में अच्छा आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पर्पस मेरा ये चल रहा है कि मैं एजेस के साथ साथ ही राइटर्स और उनके वर्क्स भी तैयार कराता चलूं, ताकि आपको ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएं और हो भी रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।